नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विद्यालय की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के कुछ चीज़ें हैं उनको बताऊंगा, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, सुनना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है करना। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। तो इसके लिए एक परिभाषा बनती है, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने या कराने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण के अंदर क्रिया का अपना महत्व होता है। तो अब परिभाषा ये होगी आपके कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या कराने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब ये होती कितने प्रकार की? तो क्रिया के भेद, क्रिया के भेद अर्थात भाग। तो सबसे पहले क्रिया के इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो होता है कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग व रचना के आधार पर। ठीक है। अब इसमें जो कर्म के आधार पर, सबसे पहले हम कर्म के आधार पर लेंगे। कर्म के आधार पर इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आक्रामक क्रिया और दूसरा होता है सक्रमक क्रिया। ठीक है। कर्म के आधार पर आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। आक्रामक क्रिया क्या होती है? आक्रामक क्रिया का मतलब होता है वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता मतलब जानते हो, वाक्य जैसे वह प्रकाश हंस रहा है, ये आपके पास वाक्य है, प्रकाश हंस रहा है। अब इसमें क्रिया क्या है? हंस रहा है, ये क्रिया है। तो ये क्रिया हो गई। अब ये कौन हंस रहा है, यानी इसका प्रश्न बनाते हैं कि कौन हंस रहा है। तो क्रिया प्रकाश हंस रहा है, तो प्रकाश क्या है? कर्ता। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, आक्रामक क्रिया की, कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ आक्रामक क्रिया होती है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, बच्चे
सो रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं। अब इसमें क्रिया का सो रहे हैं, क्रिया क्या है? सो रहे हैं, ये क्रिया होगी। अब कौन सो रहे हैं? बच्चे सो रहे हैं, तो ये बच्चे क्या है? कर्ता। तो इस तरीके से हम वाक्य के अंदर जान सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया। अब आती है आपके दूसरी सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? सक्रमक क्रिया का आप पहचान कैसे करेंगे कि इस वाक्य के अंदर सक्रमक क्रिया है? तो इसकी परिभाषा बनती है कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे नेताओं ने भाषण दिए। नेताओं ने भाषण दिए। अब यहां पर देखो क्रिया क्या है? दिए, ये क्रिया है। कर्ता क्या है? ये कर्ता है। अब इसमें कर्म कहाँ है? कर्म क्या है? ये भाषण है। भाषण जो शब्द है वो कर्म है। ठीक है, तो यहां पर कर्म आ गया। आक्रामक क्रिया में क्या था? यहां पर कर्म नहीं है, यहां सीधे क्रिया और कर्ता है। जबकि सक्रमक क्रिया में क्या है? भाषण, कर्म दे दिया है। नेताओं ने भाषण दिए। दिए, दिए क्या दिए? क्या दिए? तो ये है भाषण दिए। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो इस तरीके से हम इस वाक्य के अंदर क्या कहेंगे? इसमें सक्रमक क्रिया है। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक सांप देखा। हमने एक सांप देखा। अब देखा क्या है? क्रिया हो गई। देखा क्रिया हो गई। हमने करता है। सांप, सांप क्या है? ये कर्म है। ठीक है, तो क्रिया क्या देखा? हमने एक सांप देखा, तो कर्म पर आधारित है क्रिया। क्या देखा? सांप देखा। तो इस तरीके से हम इस वाक्य में भी ये जान सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है? सक्रमक क्रिया। ठीक है, तो आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया ये दोनों कर्म के आधार पर है। ठीक है, अब इसमें आक्रामक क्रिया जो होती है, आक्रामक क्रिया, इसके भी दो भेद हैं। आक्रामक क्रिया में एक तो होता है पूर्ण कर्मक क्रिया और दूसरी होती है अपूर्ण कर्मक क्रिया। ठीक है, आक्रामक क्रिया ये है। तो आक्रामक क्रिया में पूर्ण कर्मक क्रिया और अपूर्ण कर्मक क्रिया। पूर्ण कर्मक क्रिया का मतलब है कि जैसे उदाहरण लेते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्या है? ये पूर्ण कर्मक क्रिया है। अपूर्ण कर्मक क्रिया में क्या होता है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि वाक्य में जब वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट नहीं होता है, उस वाक्य के अर्थ को पूरा प्रकट करने के लिए हमें एक अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने लिखा वह बहुत है,
तो ये क्या है, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य अधूरा है, यानी इस वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो इसके वाक्य का अर्थ को प्रकट करने के लिए हमें एक शब्द की आवश्यकता है। तो वो शब्द जैसे कि वह बहुत, अब हम कोई सा भी अन्य शब्द इसमें वह बहुत चतुर है, चतुर लिख दिया। अब ये जो चतुर शब्द है ये क्या है, अन्य शब्द है, क्रिया से संबंध रखने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है, अन्य शब्दों में, यानी क्रिया से संबंध रखा जाता है। तो यहाँ अब वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। जैसे वह बहुत चतुर है, तो इस तरीके से अपूर्ण कर्म क्रिया जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, उनको पूर्ण कर्म क्रिया बनाने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। अब आता है आपके सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी भाग होते हैं, इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, और तीसरी होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो ये 3 सकर्मक क्रिया के उपभेद हैं। अब ये एक कर्मक क्रिया जो होती है, जैसे इसकी परिभाषा बनेगी, एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया एक ही होती है, क्रिया का कर्म एक ही होता है, जिस वाक्य के अंदर क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं अपन, राजू गाना सुनाता है। अब इसमें क्या है, कर्म क्या है, एक ही, यानी जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया होती है। दूसरी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया के 2 कर्म होते हैं, जिस वाक्य के अंदर क्रिया के 2 कर्म होते हैं तब वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट होता है। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण लेते हैं अपन एक उदाहरण में, जैसे द्विकर्मक क्रिया, अध्यापक छात्रों को हिंदी समझाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी समझाता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को हिंदी समझाता है, ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें 2 कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं 2 इसमें, एक तो है छात्रों और दूसरा है हिंदी। अब इसमें देखो, छात्र क्या है, सजीव, और हिंदी जो है वो है निर्जीव। तो इस प्रकार से 2 कर्म, किसी क्रिया के 2 कर्म किसी वाक्य के अंदर होते हैं तब वो वाक्य का अर्थ प्रकट पूरा होता है। तो इस तरीके से क्या बना, द्विकर्म क्रिया में अध्यापक छात्रों को हिंदी समझाता है, ये 2 कर्म हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों ही कर्म हैं। अब तीसरे अध्याय है आपके अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कोई भी वाक्य है, वाक्य में
उस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए उसमें क्रिया के साथ अन्य शब्द का प्रयोग, अन्य कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मैं एक वाक्य लेता हूँ, हम अपना भाई समझता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये वाक्य पूरा नहीं बना, यानी इसका अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक शब्द अन्य जो है वो जोड़ेंगे, जैसे सबको। हम सबको अपना भाई समझता है। कौन समझता है? वह। तो वह यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से वह हम सबको अपना भाई समझता है। तो ये अब वाक्य का अर्थ है पूरा पूरा प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सक्रामक क्रिया है वो तीन इसके उपवेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सक्रामक क्रिया। तो एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ है करना, और इसकी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार यानी क्रिया के भेद, क्रिया के भेद दो होते हैं मुख्य रूप से, कर्म के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जो इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सक्रामक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण मैंने बताया आपको, प्रकाश हंस रहा है, अब इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए हंस रहा क्या है? क्रिया है। अब इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। प्रकाश क्या है? कर्ता है। ऐसे ही बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं? कर्ता। और सो रहे हैं क्या है? क्रिया। तो सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं? बच्चे। तो कर्ता पर इसका फल पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा यही होगी कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी है सक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया की परिभाषा बनती है कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि नेताओं ने भाषण दिए। अब इसमें दिए जो क्रिया है, क्या दिए? भाषण दिए। तो भाषण क्या है? भाषण है कर्म। तो कर्म पर क्रिया का फल पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब इस वाक्य के अंदर क्या होगा? सक्रामक क्रिया होगी। ऐसे दूसरा उदाहरण है, हमने एक सांप देखा। तो देखा क्या है? क्रिया। क्या देखा? सांप। तो सांप क्या है? कर्म। इस तरीके से ये सक्रामक क्रिया परिभाषा बनती है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब आते हैं कि ये अकर्मक जो क्रिया है इसके भी दो भेद हैं। इसको कहते हैं उपभेद। उपभेद में अकर्मक क्रिया में एक तो होता है पूर्ण कर्म क्रिया, दूसरा होता है अपूर्ण कर्म क्रिया। तो पूर्ण कर्म क्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें वाक्य के अंदर उसका अर्थ पूर्णता प्रकट हो जाता है, यानी उसमें किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे सो रहे हैं तो इसमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, इसमें सीधे ही वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं तो यह वाक्य का अर्थ पूरा पूरा प्रकट हो रहा है। तो ये पूर्ण कर्म क्रिया होती है। दूसरा होता है अपूर्ण कर्म क्रिया। अपूर्ण कर्म क्रिया में क्या होता है कि इसमें वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है, और वाक्य का अर्थ जब अधूरा रहेगा उसको अर्थ को पूरा करने के लिए, जैसे कि वाक्य का ये वाक्य है
ये इसका अर्थ पूरा प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे वह बहुत है, क्या बहुत है, वह बहुत है, अरे है क्या बहुत। तो इस तरीके से अब इस अर्थ को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। वो अन्य शब्द क्या होगा, क्रिया से संबंध रखने वाला शब्द होगा। यानी क्रिया से संबंध रखने वाला जो शब्द है वो है चतुर। तो वह बहुत चतुर है। चतुर की जगह आप ईमानदार भी लिख सकते हैं, ईमानदार, बेईमान। तो इस तरीके से जो क्रिया से संबंध रखने वाले हैं, वह बहुत चतुर है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत बेईमान है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, वाक्य में अर्थ पूरा प्रकट हो जाएगा। तो इस तरीके से यह अपूर्ण कर्म क्रिया, अपूर्ण कर्म क्रिया ये है, इसको हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो यह क्या होगी, पूर्ण कर्म की क्रिया होगी। तो ये हो गई अकर्म क्रिया के दो उपभेद। अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में इसके तीन उपभेद हैं, तीन भाग होते हैं। एक कर्म क्रिया जिसमें वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है। तो वो साधारण जो वाक्य होते हैं उनके अंदर एक कर्मक क्रिया, जैसे कि राजू गाना सुनाता है, तो इसमें एक ही कर्म है, गाना। ऐसे ही दूसरा है द्विकर्मक। इसमें द्विकर्मक में क्या होता है कि इसमें किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। यानी वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए दो कर्म की आवश्यकता होती है। तो वो क्रिया, वाक्य जो अर्थ है वो पूरा प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार, जैसे उदाहरण है, अध्यापक छात्रों को हिंदी समझाता है। तो इसमें दो कर्म है, छात्र और हिंदी। तो दोनों कर्म से ही ये वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट हुआ। तीसरा आता है आपके अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कोई भी वाक्य होता है, उसमें जैसे यहाँ मैंने सबको काट दिया और ये वाक्य आपके सामने है कि वह हम अपना भाई समझता है। तो ये क्या है, ये वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। अब इस अपूर्ण सकर्मक क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। तो वो होगा सबको। ठीक है। तो ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया से क्या बन गया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से ये सकर्मक क्रिया के तीन, अकर्मक क्रिया के दो, कर्म के आधार पर जो मुख्य रूप से हैं वो दो हैं। अब हम आगे के जो दूसरा है प्रयोग व रचना के आधार पर, वो हम इसको अगले दिन बताएंगे आपको कि प्रयोग और रचना के आधार पर क्या होता है। धन्यवाद।